अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर है कि जिस तरह बिजनेसेस क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं, बड़े हॉस्पिटल जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान है कि उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजनेसेस आउट ऑफ प्रॉफिट होते जा रहे हैं। अब अगर एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, एक मॉल की एग्जांपल लें। अगर मॉल बनाने में 2 से 3 अरब रुपए का ख़र्चा आया है, एक रफ़ एस्टिमेट हम लगा रहे हैं, तो उसका बिजली का बिल कितना होगा? 50-60 करोड़, अगर 50-60 लाख रुपए अगर बिजली का बिल सिर्फ उसके मॉल का होता है, तो उस पे आपकी 2 मेगावाट का रफली सेटअप लगेगा। ठीक है, अगर 2 मेगावाट का सेटअप लगता है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है? 20 से 25 करोड़ रुपए। तो स्पेंडिंग जो आपने ऑलरेडी स्पेंड कर लिए हैं 2 से 3 अरब रुपए एक प्रॉपर्टी बनाने में और वो बिज़नेस बनाने में, अगर उसकी सर्वाइवल के लिए आपको 20 से 30 करोड़ रुपए और लगाने पड़ जाते हैं, पर उसकी गारंटी ये होती है कि अगले 20 से 25 साल तक जो एक चीज़ आपको तंग कर रही है, बिजली, वो स्टेबल हो जाएगी और आपको उसकी वजह से परेशानी नहीं होगी। और बाकी चीज़ें कीपिंग इन माइंड कि आप वो संभाल सकते हैं, आप लेबर संभाल सकते हैं, बाकी बिज़नेस ठीक है, तो बिज़नेस तो बंद नहीं होने चाहिए। फिर तो ये इतना मुश्किल कॉस्ट नहीं है और इतना मुश्किल डिसीजन नहीं है। तो फिर क्यों लोग मुश्किल में हैं इस टाइम पे, और उनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है मार्केट में, पर वो विलिंग ज़्यादा है या वो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा है कि वो पूरे अपने 2-3 अरब रुपए बंद करने को राज़ी हैं कि हम बिज़नेस बंद कर देते हैं, बजाय इसके कि हमारे पास ये एक जो सोल्यूशन है उसको हम अडॉप्ट कर लें। इसमें एक बड़ी वजह यह है कि सोलर सिस्टम्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो 6-7 साल पहले हुआ है। तो उसमें एक मेजॉरिटी कंस्ट्रक्टर्स और डेवलपर्स हैं जिनका अभी तक इंटरेक्शन ही नहीं हुआ सोलर सिस्टम्स के साथ। बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं जिनको पता ही नहीं है हाउ डज़ द सोलर सिस्टम वर्क। बहुत से लोगों को पता है, जिनको पता है वो इंटीग्रेट करके आज नए घरों के अंदर सोल्यूशंस, बिल्ट इन सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन साथ करवा के दे रहे हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड के वैल्यू, एक घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें वैल्यू एडिशन ही होती है ना। आप एक प्लॉट लेते हैं, एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, उस पर वैल्यू एडिशन करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। तो पहले आप ग्रे वर्क्स ख़त्म करते हैं अपने, उसके बाद आप उसमें फिनिशिंग के जो वर्क्स होते हैं, टाइलिंग करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगा के, एयर कंडीशन लगा के वैल्यू एडिशन करते हैं उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर, ताकि आपसे कोई अच्छे प्राइस में ख़रीद ले और आपको भी अच्छा प्रॉफिट उसमें से मिल जाए। तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये बात समझ आई है कि जितना अच्छा घर बनाए उतने अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो हर एरिया के मुताबिक आपने उसी स्टैंडर्ड का घर डेवलप करना है ताकि आपको मार्केट में जो बायर है वो अच्छे पैसे दे उसके, और आपका बिज़नेस मॉडल ठीक से चले। ऑन दी अदर हैंड, सोलर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर इटालियन किचन्स और इंपोर्टेड किचन्स भी लगना शुरू हुए हैं 10-12 साल से, क्योंकि कस्टमर को उसकी वर्थ का पता है। कस्टमर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ हाउस विच हैज़ एन इम्पोर्टेड किचन इंस्टॉल्ड इन इट प्री कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अगर इंस्टॉल हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरह इंटीग्रेट हो जाती है जो भी चीज़ होती है। इसी तरह सोलर सिस्टम्स की भी के हवाले से भी यही बात है कि जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं उनको फ़ायदा ये होता है, उनकी सारी की सारी वायरिंग जो होती है वो कंसील्ड चैनल्स, कंसील्ड पाइप्स के अंदर हो जाती है। जैसे आपके घर की लाइट, फैंस और बाकी सॉकेट्स होते हैं वो सारी कंसील्ड वायरिंग होती है, इसी तरह सोलर सिस्टम की वायरिंग भी कंसील्ड मेथडोलॉजी के बेस पे हो जाती है। उन्हीं पाइप्स के अंदर वायर रन कर जाती है। एसी वायर भी हो और डीसी वायर भी हो, वो सारी की सारी वायर कंसील्ड मैकेनिज्म के अंदर, बजाय इसके कि आपको देखते हुए बुरी लगे, वो सारी की सारी छुप के हो जाती है। प्लस जो भी सिविल वर्क्स होते हैं वो सारे के सारे घर की कंस्ट्रक्शन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ दिख नहीं रही होती। सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी घर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, वायरिंग भी इंटीग्रेट हो जाती है। सोलर पैनल्स की जो स्पेसिंग है, बाकी जो सारी आपकी एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो घर की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसके मुताबिक की जा सकती हैं। इसी हवाले से अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स और डेवलपर्स को अभी उनका इतना नो हाउ नहीं बढ़ा, उनका भी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, जिनका हुआ है वो इस बात को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो इस बात से कतरा रहे हैं। एडिशनली ये भी है कि मार्केट में जो एक्सपर्टीज़ है वो भी बड़ी लिमिटेड है, कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं है कि भाई सोलर सिस्टम जब आप लगाते हैं तो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम दैट यू आर इंस्टॉलिंग कि उसमें लोड साइजिंग होगी कि नहीं होगी। अभी कल एक साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मेरे मॉल में सिस्टम तो लग जाएगा लेकिन ये एयर कंडीशनिंग तो उस पर रन नहीं करेगा ना। तो उनके जहन में एक प्री कंसेप्शन थी, एक पहले से एक माइंड उन्होंने बनाया हुआ था कि मेरा जो HVAC है वो इस पे नहीं चलेगा, सोलर सिस्टम पे। तो एक अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। लोगों को AC समझ आते ही एक टाइम लग गया, मतलब इलेक्ट्रिकल आइटम्स समझ आते हुए टाइम लगता है लोगों को क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसी तरह सोलर सिस्टम समझ आते हुए भी
जनरल पब्लिक में थोड़ा टाइम लग रहा है। जिसको समझ आ गई है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में तो लोड साइजिंग ही नहीं होती, वो तो बैक पे रन करता है, वो जितनी प्रोडक्शन करता है पहले आपको दे देता है, फिर एक्स्ट्रा जो होती है वो के इलेक्ट्रिक को सेल कर देता है। तो उसके जो मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन है वो वेरी डिफरेंट है, उसमें लोड साइजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक ऑल्टरनेट पावर एनर्जी सोर्स होता है, वो इन सिंक होता है जो के इलेक्ट्रिक, और वो फिर मर्ज करके जितनी आपको दे सकता है वो दे रहा होता है, बाकी जो रिमेनिंग होती है वो आपको के इलेक्ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट आ रही होती है, नॉट थ्रू द इन्वर्टर। उसमें लोड साइजिंग नहीं होती। तो जब उसमें लोड साइजिंग नहीं होती तो फिर ये आपके ऊपर है, अगर आपका जो रनिंग लोड है वो 500 किलोवाट का है तो आप उसमें 100 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगा के ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा के रन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लोड साइजिंग नहीं है, आपके इन्वर्टर को डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आप लोड का डायरेक्टली पावर नहीं दे रहे। ऑल्टरनेट सोर्स भी मौजूद है कि जो इन्वर्टर को पावर दे सकते हैं, इन्वर्टर आपका लोड को पावर दे सकते हैं, लोड ट्रिप नहीं करेगा। तो इसी हवाले से अब अगर एक मॉल है जो कि 3 स्टोरी का मॉल है, उसमें 100 शॉप्स हैं रफली, उसका कवर्ड एरिया जो है वो रफली आप समझ लें कि बिल्कुल 1 एकड़ रफली 4400 स्क्वायर यार्ड्स की वो जगह है, 3 स्टोरीज़ पे वो बिल्ट अप मॉल है। तो उसका जो रफली मैनेजमेंट का जो बिल है, मैनेजमेंट भी बिल में आ जाता है, जो मिसलेनियस लाइट्स चल रही हैं, सिक्योरिटी के जो अप्लाइंसेज हैं, और जो बाकी HVAC वगैरह है, तो उसका लिफ्ट्स वगैरह जो भी बिल्कुल जो भी मैनेजमेंट का बिल है, जो शॉपकीपर्स का बिल है वो तो सेपरेट है, वो तो शॉपकीपर्स ने खुद ही पे करना है, सब उनके मीटर सेपरेट ही होते हैं अमूमी तौर पे, मैनेजमेंट वो कलेक्ट नहीं करती। अगर करती भी है मैनेजमेंट कलेक्ट तो वो शॉपकीपर्स ने ही पे करना होता है। तो जो मैनेजमेंट का अपना बिल है फॉर सस्टेनिंग, फॉर कीपिंग, फॉर रनिंग द फैसिलिटी, वो इतने मॉल का तकरीबन जिसकी अभी जो उसकी कैपेसिटी है, जहाँ पे उस ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% अगर उसकी ऑक्यूपेंसी एक ब्रांड न्यू मॉल है तो उसका रफली बिल 2 से 3 मिलियन के दरमियान आ जाता है। ठीक है। ऑन द लो साइड 2 मिलियन, ऑन द हाई साइड 3 मिलियन। अच्छा, अगर एक ऐसा मॉल है जिसका 2 से 3 मिलियन का रफली बिल आ रहा है इन अ मंथ की इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, जो उसका मैनेजमेंट का बिल है, शॉपकीपर्स का बिल असाइड है, वो सेपरेट है, वो उन्होंने पे करना है, तो 2 से 3 मिलियन की जो उसकी कॉस्ट है वो उसको ज़ीरो कर सकता है, नेट ज़ीरो कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज, और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, रेडीली अवेलेबल है, और मैकेनिज़्म भी अवेलेबल है कि फॉर मॉल्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस जो कि अभी ऑफ द ग्रिड नहीं जाना चाहते, वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर ही अपना बिल ज़ीरो कर लें, अपने आप को सर्वाइव करवा लें, और फिर इन द कमिंग फेजेस वो अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएं। तो ये स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। 2 से 3 मिलियन का बिल अगर आपने ज़ीरो करना है तो यू नीड टू गो फॉर 1 मेगावाट सिस्टम, क्योंकि रफली जो 100 किलोवाट्स का सिस्टम होता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए की माहाना की बचत कर रहा होता है व्हेन यू सेल इट टू द ग्रिड। तो अगर आपने 2 से 3 मिलियन के बिल को वेव ऑफ करना है, फर्स्ट करें 3 मिलियन का बिल को वेव ऑफ करना है, तो यू नीड टू गो फॉर 1 मेगावाट सिस्टम, जो कि इन द स्टार्टिंग फेज़ ऑन ग्रिड सिस्टम ही होगा, क्योंकि आपके पास अभी बजट की लिमिटेशन है। अगर आप सिस्टम के पैसे करते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है तो फिर बैटरी से फिर आप इन द लॉन्गर रन आप उसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं, बट नॉट नाउ। तो 1 मेगावाट का सिस्टम आपको रफली 3 मिलियन की बचत करके दे देगा। आपको सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। समझाने की कैलकुलेशन ये है कि इतने बिल के अगेंस्ट में इतने सोलर सिस्टम लगेगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जिनका 4 करोड़ का बिल आ रहा है वो उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको अपसाइज करवा लें। इसमें जो एक कंस्ट्रेंट वो यही आती है, पहली कंस्ट्रेंट होती है बजट की कंस्ट्रेंट। बजट आपने अरेंज करना है, इफ़ यू नीड टू सर्वाइव यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास बजट हो। को बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं है ये, अगर कंपेयर इट टू द कॉस्ट ऑफ द फैसिलिटी या जो आपके ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह होगी जहाँ लीकेजेस होंगी, जहाँ पे आप स्पेंडिंग कर रहे होंगे, जहाँ आपको नहीं करने की ज़रूरत, और एनी हाउ इफ़ यू रनिंग अ फैसिलिटी ऑफ द स्केल यू नीड टू हैव फंड्स ऑफ दैट सॉर्ट। अदरवाइज़ किसी भी इशू में आपके पास तो रेडीली अवेलेबल फंड्स ही नहीं है बैकअप के लिए। सेकेंडली दूसरी बात यह है कि जब आप लगवाते हैं सिस्टम तो इनिशियल कॉस्ट इसकी आती है, उसके बाद रनिंग कॉस्ट इसकी कोई नहीं है। तो जिस महीने से आपने बिल लगवा लिया सिस्टम, अगले महीने से आपकी बचत शुरू हो गई, और आपको अब वो जो 2 या 3 मिलियन का जो के इलेक्ट्रिक का बिल था वो आपने नहीं पे करना, तो आपकी सेविंग में आना शुरू हो गए। सॉरी। अब अगर डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आते हैं, रिसेशन भी आता है, मॉल का जो फुटफॉल है वो कम होता है, तो यू कैन सर्वाइव। आपने एक कॉस्ट अपनी ज़ीरो कर ली, आप अपनी मैनेजमेंट की कॉस्ट ज़ीरो नहीं कर सकते ऑन द अदर हैंड। आप अपनी क्लीनिंग की कॉस्ट, अपनी मेंटेनेंस की कॉस्ट, अपनी सिक्योरिटी की कॉस्ट, यू कैन नॉट ज़ीरो दैट, देयर इज़ नो अदर वे। मतलब आप ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कैसे रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अभी मैकेनिज़्म उसका नहीं है, बट यू कैन मेक श्योर कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज़ीरो हो जाए, वो मैकेनिज़्म अवेलेबल है। एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, इंटीग्रेशन की बात है। अगर आपके जहन में उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, अगर नहीं होती तो फिर आप उसी को पे करते रहते हैं, और इन द लॉन्ग रन आप डिसएडवांटेज हो जाते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक का बिजली का बिल अपना पे कर रहे हैं। कितने सारे मॉल्स हैं उन्होंने अपने एसीज बंद कर दिए हैं कि सिर्फ इसीलिए कि हमने बिजली का बिल नहीं दिया, नॉन पेमेंट की वजह से। बिल्कुल। और वो जनरेटर्स पे आ गए कि हम जनरेटर पे अब फैसिलिटी बना ली है ना, तो उसको आराम से ये ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं।
तो जैसे टोटल डिक्लाइन की तरफ लोग जा रहे हैं कि अभी आज एसी बंद हुआ है, कल को जनरेटर के पैसे नहीं होंगे, उसके बाद फिर आराम आराम से क्लोजर की तरफ चले आएंगे। और रिसेशन में यही होता है, यही होता है, कुछ और अलग से नहीं हो जाता। सर्वाइव करना होता है। आपको सर्वाइव बड़ा स्मार्टली करना होता है कि आपकी जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट कट डाउन अगर आप पहले से कर लें तो फिर आप इजीली अल्लाह खैर करे रिसेशन में आप सर्वाइव कर सकते हैं, स्पेशली बड़े बड़े बिजनेसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, साथ ही साथ इसमें ये भी है कि जब तक आपकी मैनेजमेंट का बिल ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ओवरऑल एक और बड़ा सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट का बिल है 2 से 3 मिलियन और आप 1 मेगावाट का सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप 2 मेगावाट का अगर सिस्टम लगवाते हैं तो आप उस 2 मेगावाट के सिस्टम से अपने जो टेनेंट्स हैं उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप उसको बिजली बेच सकते हैं, क्योंकि उससे तो बिजली का बिल पे करना ही करना है। तो अगर वो फ़र्ज़ करें 20 रुपये की बिजली ख़रीद रहा है कि इलेक्ट्रिक से, एग्जांपल है, फ़र्ज़ी नंबर्स हैं, तो आप उसको 18 रुपये या 16 रुपये की देकर आप उसको भी बेनिफिट दे सकते हैं। और एडिशनली आपको भी ये फ़ायदा होता है कि आपका एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाता है, तो आपको कैश पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका मॉल वैसे फुटफॉल उसका बढ़ाना है, तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ आपको लगानी पड़ेगी उसका एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में वो बिज़नेस फ्लरिश करेगा। तो अगर एक मॉल की मैनेजमेंट अपना सिस्टम लगवाती है, सोलर सिस्टम लगवाती है, तो वो मेक श्योर कर सकती है कि वो ख़ुद भी अपना बिजली का बिल ज़ीरो कर ले, प्लस वो बिजली सेल भी कर सकती है कि अपने टेनेंट्स को एट अ मार्जिनल रेट, ताकि टेनेंट्स को भी बेनिफिट हो जाए और बिजली ज़ाया भी ना हो। एनी हाउ अगर टेनेंट नहीं भी ख़रीदता, यू कैन ऑलवेज सेल इट टू द ग्रिड। आप अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा भी ग्रिड को सेल कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप किसी कंज्यूमर को बेच दें, ताकि उसका बिल भी कम हो जाए, ग्रिड पे डिपेंडेंस भी कम हो जाए, ग्रिड पे लोड भी कम हो जाए और आपको कैश बेनिफिट भी आना शुरू हो जाए, आपका एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाता है। तो इन द लॉन्गर रन आपको सर्वाइव करने में आपने उसी बिज़नेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करके एक ऑटोमेटिक जनरेशन स्ट्रीम क्रिएट कर दिया है। ये एनर्जी कंजम्पशन तो सबने करनी ही करनी है ना। वैसे ही है जैसे आप एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि मैं एक मॉल बनाऊंगा, पहले मैं एक जगह लूंगा, फिर मॉल बनाऊंगा, अंदर दुकानें बनाऊंगा और उन दुकानों को रेंट पे चढ़ाऊंगा। तो दुकानों को जो आपने रेंट पे चढ़ाना है तो उनको बिजली भी चाहिए, साथ पानी भी चाहिए उन्हें, पर पानी आप बना नहीं सकते ना। आप तो जो आप बना सकते हैं आप वो बना के उनको रेंट पे देते हैं। आप सर्विसेज भी तो उन्हें देते हैं ना, आप मैनेजमेंट सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हैं, आप उसे चार्ज करते हैं, क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं, आप उसको चार्ज करते हैं, आप पानी की सर्विसेज देते हैं, चार्ज करते हैं। आप बोलते हैं कि इस मॉल में एक वॉशरूम्स होंगे, कस्टमर्स को फैसिलिटेट करेंगे, फ्रंट डेस्क होगी, रिसेप्शन होगा, 8-10 वैराइटीज़ के शॉप्स होंगी, तो फैसिलिटेशन के आप पैसे लेते हैं, उनसे मैनेजमेंट के चार्जेस लेते हैं, आप उनसे रेंट लेते हैं। तो उसी तरह ये एक और सर्विस है जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इस सर्विस का फ़ायदा ये है कि ये आपने मैनेज नहीं करनी, इसकी बहुत मिनिमल मैनेजमेंट है कि सोलर पैनल्स की क्लीनिंग आपने करवा के रखनी है और इन्वर्टर को आपने मेक श्योर करना है कि वो डस्ट की वजह से एक्यूमुलेट क्लॉग नहीं होता जा रहा। तो बहुत मिनिमल सी मैनेजमेंट है, ये इन इटसेल्फ एज ए बिज़नेस है। अगर कोई समझने वाला समझे तो बहुत से लोग इस बात को अप्लाई भी कर चुके हैं। हमारे डिस्कशन करने का ये मकसद है कि जिन लोगों का अभी सिर्फ ध्यान नहीं गया वो इस बारे में भी सोच सकते हैं कि वो इसको एज अ बिज़नेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए कि इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब रेवेन्यूज़ कम हो रहे हों और एक्सपेंसेस वहीं के वहीं खड़े हों, तो ऐसे वक्तों में आप अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा भी सकते हैं इस मैकेनिज़्म के थ्रू और अपने एक्सपेंसेस को भी कम कर सकते हैं, ताकि आप इस डिफ़िकल्ट टाइम को सर्वाइव कर लें और जब प्रॉस्पेरिटी का टाइम आए तो फिर आप फ्लरिश करें। देखें, एक और सबसे बड़ा तो जो इंडस्ट्री में क्या कहेंगे उसे, कि जो माइंडसेट है वो यही है कि सोलर पे बड़ा लोड चलता ही नहीं है। टेक्सटाइल मिल वाले भी यही कहेंगे आपको टर्बाइन वाले भी यही कहेंगे, आपको मॉल्स वाले भी यही कहेंगे। तो ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सोलर पे सब कुछ चल सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि बड़ा लोड नहीं चलता, सिर्फ छोटा लोड चलता है, सिर्फ एक प्लेट पंखा चलाती है और कुछ नहीं चलता। ये तो सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है ना, सिस्टम कौन सा लगवा रहे हैं और डिज़ाइन किस तरह हुआ है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितना भी बड़े से बड़ा लोड है वो चल सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि इससे आप कमा भी सकते हैं। पहली तो आप अपना बिल कम कर सकते हैं और फिर ये अगर आपके पास टेनेंट्स है तो आप बिजली का बिल उनको भी लगा के दे सकते हैं। बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं और बहुत सारी जिनके पास इंडस्ट्रियल लैंड है और आगे उन्होंने रेंट पे दी हुई है जगह, टेक्सटाइल मिल्स वालों को भी और स्विंग मशीन्स वालों को भी, उनको भी वो दे रहे हैं कि भाई आप जो है उसको बिजली हम आपको देंगे और साथ साथ आप रेंट भी देंगे और बिजली के बिल भी देंगे। तो बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है पाकिस्तान में, जहाँ पे बिजनेस भी फ्लरिश कर सकता है। देखें, इनको भी तो यही है ना बिजनेस वालों को, कि अगर उसी के ओनर ने वहाँ पे सोलर लगाया है और वो उसको फिक्स प्राइस पे बिजली दे रहा है, 30 रुपये 20 रुपये जितने में भी आपस में इनकी बात हो जाए,
तो उसका बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, इसको रेंट भी आना शुरू हो जाएगा और लैंडलॉर्ड को 2 पैसे आना शुरू हो जाएंगे। उसने बेशक इन्वेस्टमेंट करी ज़्यादा, पर उसको रेंटल इनकम भी आ रही है। ये ऑटोमेटिक एक पैसिव इनकम का एक ऑल्टरनेट स्ट्रीम है। जैसे आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके एक पैसिव इनकम का स्ट्रीम बनाते हैं, ये भी एक पैसिव स्ट्रीम है, ऑटोमेटिकली इसे चलते रहना है। और ये आप याद करें कि हम ये बात कब से कह रहे हैं, कम से कम 4 साल हो गए इन्हीं बात को। जिन लोगों को समझ आई है उनको अब ऐसी चस पड़ गई है कि वो 100 किलोवाट लगाए जा रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज के ऊपर, कि भाई यहाँ से तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन शुरू हो गई है। क्योंकि अगर 1-2 एकड़ की लैंड है और आपने पूरी बना ली है तो उसमें और आप दीवारें तो नहीं बना सकते ना, तो आपने ऑक्यूपाई कर ली है, पर जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आप इसी तरह बिजली से बना सकते हैं, आप और सर्विसेज एक्स्ट्रा सर्विसेज दे के वहाँ से और कमा सकते हैं उसी लैंड से। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट भी आपको मिलता है कि क्योंकि आपने सिस्टम की जो कॉस्ट है वो एक दफ़ा आपने ख़रीद लिया सिस्टम और इम्प्लीमेंट करवा दिया, बट इन द लॉन्गर रन जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं, बट आपकी जनरेशन की जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। आपकी ट्रांसमिशन की कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट नहीं है, रिकवरी की कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप अपनी फैसिलिटी में किसी अपने वेंडर उसको सेल कर रहे हैं कस्टमर को। तो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने सिस्टम कितने का लगवाया है और उसका लाइफ स्पैन क्या है। बट जो आपको फ्यूल प्राइसेस की इलेक्ट्रिक या वापडा या नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन देती हैं वो वेरिएबल होती हैं, क्योंकि वो फ्यूल इंपोर्ट करके या कोल बेस्ड या उनके मेंटेनेंस के जो भी मसाइल आते हैं उसकी वजह से, या लाइन की डिस्ट्रप्शन आती है या उनको न्यू प्लांट लगाने पड़ते हैं, उसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट होती है जिस पे आपको बेच रहे होते हैं वो वेरी करती है। तो आपके लिए एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होती है। इस मेथड के थ्रू के जिसमें आपके छत पे सोलर सिस्टम लगा हुआ हो और वो आपकी प्रोडक्शन करके आपको दे रहा हो, आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है वो फिक्स्ड है। तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मौका मिल जाता है कि ओवर 10 सालों के लिए आपकी बिजली की कॉस्ट क्या है, तो आप उसको फैक्टर इन करके अपनी प्रोडक्शन और अपनी रिटेल प्राइसेस और आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। असल मसला एक मेजर बिजनेस में यही आता है कि स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। ना रॉ मटेरियल की प्राइस स्टेबल होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस स्टेबल होती है, ना लेबर की वेजेस स्टेबल होती हैं, ना रॉ मटेरियल की जो प्रोविज़न है वो स्टेबल होती है, उसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो जो सेक्टर आप स्टेबल कर सकते हैं अपने एंड पे आपको स्टेबल कर लेना चाहिए, आपको बिज़नेस रन करने में उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स को भी स्टेबल कर सकते हैं बाय मेकिंग श्योर कि आप उसको इन हाउस प्रोड्यूस कर लें या आप ऐसी सोर्स से उसको प्रोक्योर कर लें जो कि स्टेबल हो, देते रहें आपको, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविज़न जो थी वो पहले तक लोग डीजल जेनसेट से, इंडस्ट्री वाले डीजल जेनसेट्स उन्होंने लिए हुए थे बड़े बड़े, और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोविज़न थी उससे पूरी कर रहे थे। क्योंकि लोड शेडिंग होने के बावजूद, लोड शेडिंग जब होएगी तो फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बड़ी सीधी सी बात है। हम बैठ के बात नहीं कर सकते, अगर लोड शेडिंग हो जाए और ये लाइट बंद हो जाए तो हम बैठ के बात नहीं कर सकते, तो व्हाट आर वी डूइंग। तो इंडस्ट्री तो रन ही नहीं कर सकती ना। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट्स ऑफ हो रही है, मशीन्स ऑफ हो रही हैं, प्रोडक्शन लाइन हॉल्ट कर रही है, ऐसे प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो लोगों ने क्या किया कि 15-20 साल पहले से उन्होंने जेनसेट्स लेना शुरू करे, डीजल पे जेनसेट्स रन करना शुरू करे। उन्होंने मेक श्योर किया कि हमें ग्रिड से इंडिपेंडेंस मिल जाए, हम जेनसेट्स पे रन कर लें। बट जेनसेट्स आर नॉट सस्टेनेबल, उसमें फ्यूल डलता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इंपोर्टेड फ्यूल कितने का मंगवाते हैं, कितने का पड़ता है, उस पर कितनी लेवी लगती है, कितने टैक्सेस लगते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है। तो फॉर अ कंज्यूमर, फॉर अ इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो वेरी करती है। उसने अभी सिर्फ ये इंश्योर किया कि उसको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई मिलेगी, ये नहीं इंश्योर किया कि सस्ती बिजली मिले और सस्टेनेबल मेथड से मिले। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दफ़ा उसने इनिशियल पेमेंट करके फिक्स करवा ली, ऐसा भी नहीं हुआ। उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए अभी डीजल में फ्यूल भी डालना है, उसकी मेंटेनेंस भी करानी है, उसके फॉल्ट्स ब्रेकडाउन्स को भी मेंटेन करना है, उसके पास ऑल्टरनेट बैकअप्स भी होने चाहिए कि 100 किलोवाट के जेनसेट के पीछे एक और 100 किलोवाट का जेनसेट हो के इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन जेनसेट को उसको दूसरे जेनसेट भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो इस सारे मैकेनिज्म के थ्रू ये एक ओल्ड स्कूल मेथडोलॉजी थी, इसके थ्रू लोगों ने 10-15 साल सर्वाइव किया है इस एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान में रहते हुए अपने बिजनेसेस को सर्वाइव करवाया है। और तो अगर आगे भी सर्वाइव करना है तो फिर आगे मेथड एक ही है कि सोलर सिस्टम्स को अडॉप्ट करें आप, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो दे आर फार मोर सुपीरियर टू एनी अदर अनइंटरप्टेबल एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन टू द कंज्यूमर। बिल्कुल, इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि आप 2 बिल्डिंग्स को कंपेयर करें, एक बिल्डिंग पे सोलर लगा हुआ है और दूसरी पे सोलर नहीं लगा हुआ, तो एज अ टेनेंट जो है, अगर मुझे पता है कि जो मैं वो बिल्डिंग को प्रेफर करूँगा जिधर एक तो बिजली का रेट स्टेबल हो, क्योंकि आप स्टेबल कर लें, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसके साथ 10 साल का एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप बिजली का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें 10 साल का कि मैं तुम्हें इतने पे दूंगा। उस वजह से आपको रेंट भी ज़्यादा, बस इसी वजह से चढ़ जाना चाहिए, एक तो चढ़ फौरन इसी वजह से चढ़ जाना, रेंट भी ज़्यादा मिलना चाहिए और आपकी टेनेंसी ऑक्यूपेशन जो है वो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो आपका 100% होना चाहिए, क्योंकि आप एडवांटेज आपने मार्केट को बीट कर दिया। देखिए जो यहाँ पे शारा फैसल पे जो बिल्डिंग्स हैं
वो टेनेंसी रेट जो जिस बिल्डिंग की जिसकी मैनेजमेंट तगड़ी है उसका रेट कितना ज़्यादा है, वो हमेशा चढ़ी रहती है, उसकी सफाई ज़्यादा रहती है, उसकी सिक्योरिटी तगड़ी रहती है, और वहाँ पे लोग सुकून से काम करते हैं, ना फटा ना कुछ और, ना गंदगी कुछ और। ये बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए तो 100% विन विन सिचुएशन है कि उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो हर वक्त टेनेंसी पे चढ़ी रहे, वो उनके जो टेनेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, बिजनेस भी फ्लरिश करे। इसमें कोई किसी एक का वो नहीं है कि मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि मैं लगवा देता हूँ सोलर, मुझे बेचने में फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है। ये सबकी विन विन सिचुएशन है कि आपके बिजनेस भी फ्लरिश करेंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी और फ़ायदा भी होगा बिल्डिंग का। सही है। मतलब आपने एक बिल्डिंग इसको थोड़ा और वाइडन करें तो एक बिल्डिंग है जिसमें पानी आता है और एक बिल्डिंग है जिसमें पानी नहीं आता। एक में है जिसमें मीठा पानी आता है, एक है जिसमें खारा पानी आता है। तो इसी तरह एक बिल्डिंग है जिसमें कि इलेक्ट्रिक की बिजली आती है या वापडा की बिजली आती है, जिसके रेट कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे जाते हैं, और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी नहीं है, लोड शेडिंग भी होती है। और दूसरी बिल्डिंग है जिसमें एक तो बिजली की कॉस्ट जो है वो 10 साल के लिए फिक्स हो गई है, जो कि कोई नहीं कर सकता। सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन के बगैर कोई फिक्स नहीं कर सकता अपनी सोलर की जो अपनी जनरेशन है, वो तभी कर सकता है जब उसके अपने लोकल रिजर्व्स हो जिसके थ्रू वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इतने तो रिन्यूएबल्स ही है ना, फिर वो रिन्यूएबल्स की तरफ ही आप जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी की कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो फिक्स हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस इसीलिए आए हुए ना कि सारे के सारे फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज़ भी जो बाहर से इंपोर्ट करके फ्यूल की सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, आज उनके मुश्किल फेस करनी पड़ी है। जर्मनी जैसे मुल्क जो कि फ्यूल इंपोर्ट करके अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूरा करता है, बेशक वो गैस हो या फ्यूल हो या क्रूड ऑयल या जो भी हो, जब तक आप इंपोर्ट करके अपनी डिमांड को प्रोड्यूस करेंगे तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस हैं वो एक्सकेलेट कर सकती हैं, या किसी मुल्क पे एम्बार्गो लग जाए उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने तहिया किया कि हम प्रोडक्शन की जो अपने बैरल्स हैं, कितने बैरल्स पड़े हैं, उसको हम गिराते हैं ताकि कॉस्ट जो हमारी प्राइसेस हैं वो ऊपर आएँ ताकि हमें बेनिफिट होए। तो कार्टेल तो नहीं है बट एक एसोसिएशन तो है ना, वो चाहते हैं उनकी प्रोडक्शन है वो जो चाहें वो कर लें। आप तो एंड कंज्यूमर बैठे हुए हैं, आप बेशक एहतजाज कर लें बट जितने का वो तेल बेचेंगे आप उतने का ही ख़रीदेंगे ना। यू हैव नो अदर मैकेनिज़्म, आपने अपने प्लांट ही उनके ऊपर डिपेंडेंसी रख के बनाए हुए हैं। तो इसी तरह फॉर अ कंज्यूमर जो कि एक बिल्डिंग का ओनर है या जो एक मॉल का ओनर है या जो एक फैसिलिटी इंडस्ट्री का ओनर है, उसके पास यही मैकेनिज़्म है कि बजाय इसके कि वो ग्रिड के ऊपर डिपेंड करके उनसे जुड़ा रहे कि जितने की तुम बिजली बेचोगे उतने की मैं कंज्यूम करूँगा और उसी की कॉस्ट जो है मैं अपने प्रोडक्शन साइकिल में ऐड करूँगा, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट अपने ऊपर रख लें। भाई इतने स्मार्ट तो हर बंदा होता है ना कि अपने रॉ मटेरियल्स को सस्ते से सस्ता परचेज़ करता है, लेबर सस्ती से सस्ती रखता है, जो आपकी प्रोडक्शन साइकिल होती है उसकी इनएफिशिएंसीज़ को कम से कम रखता है, मेक श्योर करता है कि चीज़ें चोरी ना हो जाएं, मेक श्योर करता है कि रॉ मटेरियल हम महंगा ना ख़रीद लें, आगे जो सेलिंग की प्राइसेस हैं वो हमारी अच्छी से अच्छी हों, प्रोडक्ट हमारी मार्केट में जा रही हो। हर कोई ये तो इंश्योर कर लेता है। तो फिर बिजली का इंश्योरिटी आप क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, कि आप ये मेक श्योर क्यों नहीं करते कि अब आपकी बिजली अपनी प्रोड्यूस हो रही हो। असल में जो टेक्नोलॉजी है ये अभी रिलेटिवली न्यू है फॉर पाकिस्तान, इसलिए अडॉप्ट करने में मुश्किल हो रही है। जैसे जैसे समझ आती जाएगी, जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतने बिजनेसेस बच जाएंगे, जितनी देर से समझ आएगी उतने ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो चुके होंगे जब तक खुदा न खास्ता, और वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। अब ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक तो नहीं है ना, ये तो ग्लोबल क्राइसिस है। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि हुएवर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी की जो इंडिपेंडेंस है वो आप ले लें फ्रॉम द ग्रिड और आप अपनी प्रोडक्शन कर लें। उसमें इनिशियल वन टाइम सेटअप कॉस्ट आती है बट इन द लॉन्गर रन आपकी ओवरहेड्स कोई नहीं होते, उसके रनिंग कॉस्ट उसकी कोई नहीं है। सेटअप कॉस्ट तो मैं कहूँगा कि कोई भी बिजनेस करते हुए आती है ना, आपको पहले लैंड एक्विजिशन करनी है, फिर आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर आप वो उस कॉस्ट को इस कॉस्ट से देखें तो बहुत मिनिमल कॉस्ट है, तो कोई कॉस्ट ही नहीं है जो आपको एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाती है, जो जब तक वो ज़मीन या वो बिल्डिंग आपने रखनी है आपको वो हर महीने भरनी है रनिंग कॉस्ट। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के बाद कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो बिजली के अगेंस्ट में आप खड़ी कर लेंगे यार ये इतनी कॉस्ट मेरी है। अब आजकल अगर आप बिजनेसेस से पूछें तो जितनी उनकी लेबर की कॉस्ट है उससे ज़्यादा उनकी एनर्जी की कॉस्ट चली गई है, तो ये कॉस्ट उनको लेबर से भी ज़्यादा तंग कर रही है। आप मशीन भी तो खरीदते हैं, बंद नहीं कर सकते, लेबर ख़त्म नहीं कर सकते। अभी रोबोट्स नहीं आ गए कि आप बोले मेरी ऑटोमेशन शुरू हो गई है। भाई जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये करती हैं कि लेबर को कम करने के लिए मशीन ज़्यादा लगाती हैं। वो फुली लेबर को वो भी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि किसी ऑपरेटर ने तो मशीन को रन करना ही करना है। अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हमारे यहाँ नहीं आई, बाहर तो हुई हुई है बट इन दिस कंट्री अभी नहीं हुआ। तो आप मशीन की भी तो इनिशियल कॉस्ट आप डालते ही है ना, तो मशीन पे भी तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर मशीन क्या करती है, आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, और आप उस प्रोडक्ट को फिर सेल करते हैं और फिर आप उसकी मार्केट्स ढूंढते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उसका कोई बायर मिले और फिर बायर आपको सही पैसे दे और फिर वो उधार पे ना ख़रीद ले आपसे, और फिर उससे रिकवरी करते हैं आपकी हमारे पैसे ना फंस जाएँ।
इस प्रोडक्ट में, इस बिज़नेस मॉडल में आप सोलर सिस्टम अपने तहत सोर्स करके आप अपनी छत पे जब लगवाते हैं, तो फिर जब आपको प्रोडक्शन करके देता है तो फिर यू डू नॉट नीड टू लुक फॉर अ बायर, क्योंकि द बायर इज़ ऑलरेडी देयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ग्रिड आपसे ख़रीद रही है, हम 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, आज की सिचुएशन में ग्रिड आपसे ख़रीद रही है, प्लस आप ख़ुद भी उससे ख़रीद रहे हैं, आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं। आपका जो सिस्टम है उसका जो बायर है वो मौजूद है, वो आप हैं। पहले तो आप खुद ही यूज़ करेंगे, आपको ग्रिड पे कंजम्पशन कम हो जाएगी, आपकी ग्रिड की कंजम्पशन। फिर एडिशनली अगर आप एक्सेस बड़ा सिस्टम लगवाते हैं तो ग्रिड आपसे ख़रीद रहा होता है। देखिए ना, ये सब सेकंड फेज की बात है। पहले तो आप अपने तक तो लगा लें। मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 300 से 400 किलोवाट कहीं नहीं गया। बिल्कुल ऐसे उनके पास जगह ही नहीं है मोस्टली हॉस्पिटल के पास, पर उनकी जो कंजम्पशन है वो 400 किलोवाट तक की है। बिल्कुल ऐसी है। जो इंडस्ट्री है वो 5 से 6 मेगावाट की है, इतनी उनके पास जगह ही नहीं है, वो 1-2 मेगावाट पे आके फंस रहे। यही बात। तो ये जो सेलिंग की बात है, नेपरा के रेट्स ऊपर नीचे होगा, ये तो अभी बात ही नहीं है। ये भी बात ही नहीं है। अभी तो पहले हम अपना जितना हमारा लोड है उसका कोई चंक तो पूरा करके देख लें, बी एट ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। अगर आप ऑफ ग्रिड जा सकते हैं और 24 आवर्स का इंडिपेंडेंस ले लेते हैं तो फिर उसके बाद बात बनती है कि अब क्या करें। तो अब क्यों करें कुछ और कोई बिजनेस कर अब कुछ और कर लेना। बिजनेस तो रिलायबल हो गया ना। एनर्जी की आपने इंडिपेंडेंस ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी कंजम्पशन है, आज देखें एक और मसाइल भी आ रहे हैं। गैस की शॉर्टेज का ये हिंट दे रहे हैं, इंटीमेशन दे रहे हैं कि अगले कमिंग सीज़न में, विंटर में गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। LNG जो परचेज़ करने लगे थे वो उसकी प्राइसेस एस्केलेट कर गई हैं। अच्छा, वो हमारे लिए नहीं एस्केलेट करी, वो पूरी दुनिया में एस्केलेट कर गई हैं ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। बट मसला क्या हुआ, वो सारे मसले एक तरफ, मसला ये हुआ कि कंज्यूमर के घर में गैस नहीं आएगी, अब उसको चूल्हा चलाने में मुश्किल होगी। क्या लगाएंगे, सारे लोग पंप लगा लेंगे, गैस को सक करना शुरू कर देंगे। नहीं निकालेंगे, नहीं। वो वही लाइनें हैं, वही गैस की सप्लाई है, उसी में से खींच लेंगे, नचोड़ देंगे उस लाइन को और उसमें से इतनी गैस निकाल लेंगे कि हमारा चूल्हा चल जाए। भाई आपका चूल्हा चल जाएगा तो किसी और का नहीं चल रहा होगा, बात तो एक ही है ना। अच्छा, आप छोटा पंप लगाओगे, वो बड़ा पंप लगा लेगा। फिर बजाय इसके कि फ्यूल सोर्स, ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स पे जोर लगाएं, बड़े से बड़ा पंप लगाने पे जोर लगा देंगे। इतना बड़ा पंप लगा देंगे कि गैस ही खत्म हो जाएगी अंदर। उल्टी तरफ वर्क करना है। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट, द पॉइंट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स। स्पेंडिंग आपकी वहाँ होनी चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंस इख्तियार करें। आप अगेन डिपेंडेंट है उसी लाइन, गैस की सप्लाई लाइन्स के ऊपर। LPG ख़रीदेंगे, सिलेंडर्स ख़रीदेंगे तो ठीक है, उसकी एक कॉस्ट आएगी ना। अगर आप अपने सारे के सारे घर को इलेक्ट्रीफाई कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स की तरफ आए थे, तो अगेन इलेक्ट्रिक स्टोव्स को कैसे रन करेंगे, सोलर सिस्टम से रन करेंगे ना। कोई इशू तो नहीं आता, रात के वक्त भी रन कर सकते हैं, दिन के वक्त भी रन कर सकते हैं। अगर ऑफ ग्रिड जाना है तो बैटरीज मौजूद होंगी, आप रात के वक्त रन कर सकते हैं। अपनी कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन तो करें ज़रा, अपनी कंजम्पशन को किसी खाते में तो लाएं, उस पर वर्क तो करें, नोट तो करें कि कब कितना यूज़ करते हैं, उसके लिए कितनी बैकअप चाहिए और कितना चीज़ें चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर। अच्छा, ये तो चले रेजिडेंशियल लेवल की बात हो गई ना। अब इंडस्ट्री में जो टर्बाइन चलनी है उनको भी LPG ये चाहिए थी, LNG चाहिए और गैस चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो उनके लिए जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोलर का कॉन्सेप्ट है और वहाँ से आप थर्मल हीट जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आराम से अपनी चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो वो तो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो सारा हम लोन लेके बैठे हुए हैं अपने सर के ऊपर और कह रहे हैं कि अभी अभी LNG के लिए दोबारा $2 बिलियन चाहिए और वो दे नहीं रहा, बड़ी महंगी दे रहा है अगेन। तो ये तो मसला ही नहीं है। सूरज तो आ रहा है हमारे मुल्क में फ्री से, ऊपर से अल्लाह ने भेजा हुआ है। बिल्कुल ऐसे, उससे हम हीट जनरेट करके इनको प्रोवाइड कर दें कि अपनी टर्बाइन चला लें। ये लैक ऑफ इनिशिएटिव है और बस कुछ ना करने की जिद्दोजहद है कि कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े और सब ऐसे ही गुजर जाए हमारा। जो इनिशिएटिव लेता है कुछ करने का, उसका अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बन जाता है। तो एनर्जी में भी आप इंडिपेंडेंस इख्तियार कर सकते हैं एट योर होम लेवल। होम के ही आप जिम्मेदार हैं पहले तो। आप कोई MP या MNA या प्राइम मिनिस्टर तो आप नहीं हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टरशिप की है, हमारी ज़िम्मेदारी तो हमारे लेवल की है। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन करें, उसको रिन्यूएबल्स की तरफ लेके जाएं, उसको सस्टेनेबल बनाएं और ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंस कम से कम रखें ताकि ग्रिड के जो हचकोले हैं, जो ग्रिड की लैक ऑफ रिलायबिलिटी है, वो हम पे कम से कम इफेक्ट करे। ग्रिड बिजली देना ही रोक, हम बात करते हैं ग्रिड को हमें बिजली देनी चाहिए, इसी बात का कॉन्ट्रैक्ट है ना कि इलेक्ट्रिक मीटर इसलिए लगवाते हैं कि आप बिजली हमें देते रहो। वो बिजली देना ही रोक देते हैं बीच में कि हम दे ही नहीं सकते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या करें हम ऐसे बंदे के साथ क्यों चिपके रहें जो हमें हमारे साथ एग्रीमेंट करता है कि मैं सप्लाई करूँगा आपको और बीच में सप्लाई रोक दे और फिर एक पीरियोडिक स्केड्यूल निकला है कि इन घंटे सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वाह भाई वाह, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कर सकते हैं आप। मोनोपली है आपकी, इसीलिए आप कर सकते हैं। अभी किसी ने इस पर भी वर्क नहीं किया कि मोनोपली तोड़ के यहाँ पे ज़रा और कंपनीज़ को मौका दिया जाए ताकि सर्विस में बेहतरी लाई जाए। बट मोनोपली है, सबको बेनिफिट मिल रहा है। इसी के थ्रू टैक्स भी कलेक्ट करवा लेती है सिंध गवर्नमेंट कि इलेक्ट्रिक के थ्रू कराची से जितने टैक्सेस कलेक्ट करवा लें आप।
गलत प्रैक्टिस है, कंज्यूमर को नचोड़ने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक बिजली की सप्लाई का ऑपरेशन है या टैक्स कलेक्टर यहाँ बैठी हुई है, और अगर ये टैक्स कलेक्टर है तो फिर एफबीआर क्या है और फिर बाकी इदारे क्या हैं। बट क्योंकि इस पर टैक्स डालने से फ़ायदा ये होता है कि लोग पे कर देते हैं, क्योंकि बिजली वरना कट जाती है, तो इस पर टैक्स से टैक्स बढ़ाए जाते हैं। अब देख लें जितने टैक्स एक बंदे को लग के आ रहे हैं इतने टैक्स बनते नहीं है उस पर। भाई इनडायरेक्ट टैक्सिंग क्या नहीं हो रही इस मुल्क में, किस लेवल पे हो रही है, उसका कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके निकाल ले। तो खैर आसान वे ईजी वे आउट है फॉर द स्टेट ऑल्सो कि जिस सप्लाई कॉर्पोरेशन, क्योंकि एक ही नेशनल सप्लाई कॉर्पोरेशन है तो उसी को प्रेशराइज़ करके उसके थ्रू अपनी मर्ज़ी जो मनवाना मनवा लो, जितने टैक्स कलेक्ट करवाने करवा लो। तो गलत प्रैक्टिस है, होनी नहीं चाहिए, बट हो रही है पाकिस्तान में। इसका हल क्या है? हल यही है कि कंज्यूमर ऑफ द ग्रिड चले जाए, इंडिपेंडेंस इख्तियार कर ले। फॉर इंडस्ट्री और फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल यूज़र्स उनके पास ऑप्शन ये है कि अभी वो ग्रिड को बेच के अपना बिल ज़ीरो कर लें, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में अपने आप को सर्वाइव करवा लें, और आने वाले सालों में जब प्रॉस्पेरिटी थोड़ी आती है तो फिर ऑफ द ग्रिड चले जाएं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑफ द ग्रिड ही रन कर रही हैं पिछले 10 साल से, वो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल के थ्रू अपने आप को रन करवा रही है, क्योंकि ग्रिड जब बिजली देती ही नहीं है तो फिर ग्रिड के साथ चिपकने का फ़ायदा क्या है। और फिर ग्रिड आप पे पेनल्टी डाल देती है किसी भी वजह से, पावर फैक्टर पे भी आप पे पेनल्टी डालती है, और भी 10 मसाइल होते हैं ग्रिड के। ग्रिड से सप्लाई भी नहीं होती, अगर आपको लोड ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको बोलते हैं ट्रांसफार्मर भी बड़ा लगा के दो। अब ये देखें ना, जिस एरिया में उन्होंने 500 kVA का ट्रांसफार्मर लगा के दिया है आपको, अगर आपने उनको 1 मेगावाट की बिजली सेल करनी है तो बोलते हैं ट्रांसफार्मर आप साइज़ करवाना पड़ेगा। तो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? आप। क्यों भाई, मैं यहाँ क्या 100 साल बैठा रहूँगा? नहीं ठीक है, फिर मैं जाते हुए ले जाऊंगा, ऐसा हाँ, भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर पैसे मैं दे रहा हूँ तो मैं तो जाते हुए अपना ट्रांसफार्मर उठा लूंगा, मैं उसको सेल कर दूंगा ना। वो तो एक लोहे का कंपोनेंट है, उसके अंदर कॉपर लगी हुई है, उसकी एक रीसेल वैल्यू है। बट नहीं, कुछ भी नहीं दे खर्चा भी आपसे करवाना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका कुछ भी नहीं हुआ। आपने एक सर्विस अवेल करने के लिए एक इनिशियल स्टार्टअप फीस दे दी, तो फीसों में जितने पैसे उड़ाने हैं उड़ा लें आप, बट एक्चुअल प्रोडक्ट ख़रीदने पे अब ये कंज्यूमर के एंड पे भी तो थिंकिंग है ना कि सोलर सिस्टम लगवाते हुए कंज्यूमर भी अपने एंड पे सोलर सिस्टम लगवाते हुए सारी कॉस्ट को अपने सर पे सवार कर लेता है, बट इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन कर रहा होता है के इलेक्ट्रिक से, उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट और जो एडिशनल कॉस्ट उस पर लग रही होती है उसको काउंट ही नहीं करता। वो हर महीने लग रही वो हर महीने लग रही होती है, वो फील नहीं हो रही होती। बट ओवर स्पैन ऑफ टाइम 10 साल का पीरियड निकाल लें आप, 10 साल के पीरियड में तो आपने एक वास्ट अमाउंट ऑफ मनी ज़ाया कर दी कि इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने पे। ठीक है, आज से 15 साल पहले तक आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, आपके पास ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ही नहीं था। आप जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे आप रिन्यूएबल नहीं इस्तेमाल कर सकते थे फ़र्ज़ करें, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वास्ट मेजॉरिटी है सिंध की और पंजाब की और KPK की और बलूचिस्तान की, जो कि पाकिस्तान की हद तक ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं और अपनी सेल्फ कंजम्पशन कर सकते हैं, कि अपनी सेल्फ जनरेशन कर सकते हैं सोर्स सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की, और फिर उसके बाद सेल्फ कंज्यूम करके सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिड को तो अभी चाहिए। अगर वो और रिलायबल सिस्टम की तरफ नहीं जाते जिसमें वो बैटरीज लगवाते हैं, तो फिर एनी हाउ आपके पास एक मीडियोकर मैकेनिज्म तो अभी भी है कि आप ग्रिड से जुड़े रहें और ग्रिड को सेल कर लें, ताकि आपका बिल तो ज़ीरो आए कम से कम। और अगर आपने ज़्यादा इंडिपेंडेंस इख्तियार करना है और ज़्यादा स्टडी सिस्टम लगवाना है तो फिर आप टोटली ऑफ द ग्रिड चले जाएँ, बैटरीज लगवा लें। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ये हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की डोमेन में रह के बात करते हैं कि आप ऑफ द ग्रिड चले जाएँ। आप देख सकते हैं लोग ऑफ द ग्रिड कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड ही चले जाते हैं। ऑफ द ग्रिड मतलब वो मार्केट से ख़रीदना ही छोड़ देते हैं, वो इतने रिमोट एरिया में जाके अपनी सर्वाइवल के लिए अपना घर बना के और अपनी ये छोटी मोटी काश्तकारी वगैरह अपनी प्रोडक्शन करके टोटली ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं, कि उनकी रिलायबिलिटी सुपर मार्ट्स और शहर और इस सारे चीज़ों से दूर हो जाती है। पीपल आर डूइंग दैट और पीपल आर सर्वाइविंग और बहुत अच्छी तरह से इससे सर्वाइव कर रहे हैं। असल में अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, हमारा एक चल सो चल वाली हमारी सोच है कि उसने वो किया चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। तो ख़ुद से इनिशिएटिव नहीं लेना, ख़ुद से रिसर्च नहीं करनी, ख़ुद से कोई वर्किंग नहीं करनी, तो फिर नए इनिशिएटिव से दूरी भागते हैं कि वर्किंग करनी पड़ेगी, पता नहीं सही हो कि गलत हो। जब कोई करेगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो उस सारे के सारे प्रोसेस में हम दुनिया से 20-30 साल पीछे निकल जाते हैं। जबकि ये जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन है ये कंज्यूमर लेवल पे होनी थी। कंज्यूमर चाहता तो ये एट पार रह के US के साथ लगवा लेता, ये स्टेट लेवल का तो कोई मसला नहीं था ना कि स्टेट ने इंट्रोड्यूस करवानी है टेक्नोलॉजी तो फिर यहाँ पे आएगी। कंज्यूमर ख़ुद ही इतना पीछे है अपनी सोच के उसमें, तो वो चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर उसी का नुकसान होएगा। दुनिया ऑस्ट्रेलिया लगवा के अपना टैरिफ को 60 सेंट लेके जाके पर यूनिट का फिर 2 सेंट पे लेके आके उन्होंने सोलर की कहानी क्लोज़ भी कर दी। अब वो आ गए हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की, ऑन ग्रिड उनके यहाँ क्लोज़ हो चुका है चैप्टर। अब वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की सिर्फ अगर फिजिबिलिटी बनती है तो बनती है, और हम अभी हमने शुरू किया है 4-5-6 साल पहले। तो अभी यही सोच रहे हैं कि सोलर पे AC चलेगा, AC चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि सोलर पे AC चलेगा कि नहीं चलेगा, और मेरे जो प्लांट है वो तो सोलर पे नहीं चलेगा ना, इसे मैं नहीं लगवाता। ठीक है भाई, एज़ यू विश। नुकसान अपना ही होता है अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देर करते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया आगे निकल जाती है।
कंज्यूमर के हम स्टेट को जितना भी रोते रहेंगे, स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं कराती, इंसेंटिव नहीं देती, बट कंज्यूमर ने भी तो इंश्योर करना है ना। कंज्यूमर आईफोन 13 लेने में तो देर नहीं करता है, कंज्यूमर नई गाड़ी लेने में, BMW 7 सीरीज़ लेने में भी देर नहीं करता, बट कंज्यूमर देर करता है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, जिससे जो कि नई टेक्नोलॉजी हो जो अभी उसे समझ ना आ रही हो। तो वर्किंग करें, इस पर रिसर्च करें। बाकी अब तो पाकिस्तान में क्या रिसर्च और क्या वो, मतलब ये तो सब करना लाजमी ही है। अब तो रेडिली ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गई हैं आपके पास। अब भी सर्वाइवल मोड आ गया। अब तो अगर नहीं अभी भी नहीं करेंगे तो रिसेशन फिर में फंस सबसे जाएंगे, ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगी, इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। जो भी इंडस्ट्री अभी नहीं सर्व जाएगी इम्पैक्ट उसी पे पड़ेगा, और यही सर्वाइवल की चीज़ है, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी तरह रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि अगर उसका बिल 50,000 रुपये आएगा और खुदा ना खास्ता उसका बिज़नेस में कोई मसले आते हैं, या उसके जॉब के स्टेटस में कोई मसले आते हैं, या कंपनी कोई कट डाउन करती है एम्प्लॉयज़ को और डाउन स्केल करती है, तो इस सारे के सारे मामलात में मुश्किल आती है कंज्यूमर के लिए। आप देख सकते हैं कोविड के टाइम्स में जिन बेचारों की वो ले ऑफ हो गए थे वर्कर्स, तो उनकी एक कॉस्ट घर पे रहने की बिजली भी तो थी ना। तो जिस आदमी ने सोलर सिस्टम लगवाए हुए थे उनको कम से कम बिजली की कॉस्ट तो नहीं बेयर करनी पड़ी ना। ठीक है, अगर आपका घर रेंट पे है तो रेंट आपने देना है, अगर आपका घर अपना है तो फिर आपने घर का रेंट नहीं देना। बट बिजली तो सब के सभी कंज्यूम कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक से लेके, तो कि इलेक्ट्रिक के बिल तो देने थे। और जैसे आप घर पे जब आप घर पे 24 घंटे आप बैठे हुए तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ गई है। पहले तो आप आधा टाइम ऑफिस में होते थे, तो अब आप घर पे बैठे हुए 24 घंटे, तो बिज़नेस डाउन है, बिज़नेस अफेक्टेड है, या आप लेड ऑफ हैं एज अ वर्कर, और आपके सर पे अब आ गए हैं बिजली के बिल, 2 महीने नहीं देंगे तो बिजली कट हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल सिनेरियो हो जाता है, अल्लाह बचाए उस सिनेरियो से, बट बहुत मुश्किल सिनेरियो हो जाता है। उसको सर्वाइव करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि कम से कम रिलायंस रखनी पड़ेगी ऐसी मेथड्स के ऊपर जिनकी कॉस्ट हर महीने आपके सर पे आ जाए। इसीलिए एवरीबडी ट्राइज टू बिकम अ होम ओनर, ताकि रेंट ना देना पड़े ना। तो एवरीबडी शुड ट्राई टू बिकम एन एनर्जी प्रोड्यूसर, ताकि हर महीने बिजली का बिल भी ना देना पड़े। फिर उसके बाद एवरीबडी शुड आहिस्ता आहिस्ता, अब सिटीज़ में करना मुश्किल है, बट एवरीबडी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स। मतलब थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स अपने घर पे लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत पोल्ट्री रख सकते हैं, थोड़ी बहुत फ़िश रख सकते हैं, मतलब वट एवर यू कैन डू टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन द मार्केट्स। क्योंकि आपको पता है मार्केट्स की एक तो जो प्रोडक्शन होती है वो कोई बहुत हाइजीनिक नहीं होती। जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं टोमेटो की कल्टीवेशन में और पोटैटो की कल्टीवेशन में, वो आपको पता है। फिर जो पानी यूज़ करते हैं, पीछे एक जो ख़बरें बहुत ज़्यादा हो गई थी कि वो पानी सीवरेज का पानी यूज़ कर रहे हैं। तो यू एज अ कंज्यूमर आर नॉट एबल टू फिगर आउट ना, जो एंड प्रोडक्ट टेबल पे पड़ी हुई है टोमेटो, आपको नहीं पता लगता कि उसमें सीवरेज वाटर यूज़ हुआ है, या ग्रे वाटर यूज़ हुआ है, या वाइट वाटर यूज़ हुआ है, या मतलब क्या यूज़ किया हुआ है, मिनरल वाटर यूज़ हुआ है, आपको पता ही नहीं लगता देख के। तो you don't have any other method to figure out. Then the best way to protect your interest is to stay away from these mechanisms, stay away from the grid, to go off grid as a whole. इस बात को एक्सेप्ट करने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी सोलर सिस्टम्स की अडॉप्शन ही कर लें और हम एनर्जी में ही ऑफ द ग्रिड चले जाएं तो बड़ी बात है। मेरा ख्याल है जिसको क्लोज करें यहाँ पे, बाकी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी आपकी सजेशन हो कि किस टॉपिक पे बात करी जाए और कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो फील फ्री टू कमेंट। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे आप।